नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने मैं सब्जेक्ट भूगोल के साथ हाजिर हूँ। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था भारत में कृषि, और भारत में कृषि पढ़ाने के क्रम में हमने चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन कुछ फसलों के बारे में हमने आपको बताया था। बाकी कई फसल रह गए थे, जैसे मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, रबड़, तंबाकू, नारियल, ये सब रह गए थे जो आज मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ भारत में कृषि जो कि भूगोल में है, जितना भाग भूगोल में है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत में कृषि। तो मक्का की बात करें, क्योंकि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा हमने बता दिया था। अब मक्का की बात करते हैं। तो मक्का की जो उत्पत्ति है साथियों, वो पाइकार्न से हुई है। ये प्रजाति है ये एक प्रजाति का नाम है पाइकार्न। पाइकार्न से मक्का की उत्पत्ति हुई है और यह एक उभयलिंगी पौधा है। यह एक उभयलिंगी पौधा। अच्छा, इसकी दशाएं जो भी होती हैं, इसको उत्पादन करने के लिए जो दशाएं होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। भारत के शुष्क क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। दशाएं देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए नॉर्मली, सामान्यतया। और वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ गर्मी का मौसम हो और शुरुआती मौसम हो, ताकि जो है गर्मी का मौसम लंबा रहे। गर्मी का मौसम लंबा रहे। ये जो मक्का होता है, ये जो है दोमट मिट्टी में इसको उगाई जाती है। और ये नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन होनी चाहिए उस मिट्टी में, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन, इसको ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। ये क्रम से है, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार, घटते हुए क्रम में है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार में। अच्छा, इसमें पूछ ली जाती है, नाम दे दिया जाता है कि बताइए किस फसल का किस्म है। तो इसका किस्म देख लीजिए। जो मक्का की किस्में हैं, मक्का की किस्मों में गंगा 1, गंगा 101, विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान, सोना। इसकी लिस्ट काफी लंबी है किस्मों की, इसलिए हमने सारे जितने भी किस्म थे सब लिख दिए हैं। गंगा 1, गंगा 101, जवाहर, रतन, किसान, सोना, ये सब क्या है? मक्का की किस्में। अब हम आते हैं तिलहन पे। तिलहन जो होता है, ज्यादातर अनउपजाऊ मिट्टी में इसको उगाया जाता है। जो मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है, तेल वाली फसलें उसी मिट्टी में उगाई जाती हैं जो मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है और वर्षा भी वहां कम हो। जहां पे वर्षा कम होती हो और मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ ना हो, कम उपजाऊ हो लेकिन हो थोड़ी बहुत, वहां पे तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन की जो फसलें होती हैं, ये रबी और खरीफ दोनों फसलों की होती हैं। रबी में भी इसको उगाते हैं और खरीफ में भी इसको उगाते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में दे सरसों। सरसों जो है रबी का फसल है, और वहीं पर मूंगफली देखिए खरीफ का फसल है, और है दोनों तिलहन वाली फसलें। सरसों भी तिलहन वाली फसल है और मूंगफली भी तिलहन वाली। तिलहन मतलब जिसमें से तेल निकाला जा सकता हो। सरसों और मूंगफली अलग अलग फसल की किस्म है, इसलिए हमने कहा कि ये रबी की और खरीफ की दोनों फसलों का ये फसल है। दोनों सीजन में इसको उगाया जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश जो है ये तिलहन की फसलों में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और जो तिलहन वाली जो फसलें हैं अलग अलग किस्म की, वो अलग अलग राज्य में उसको उगाए जाते हैं। जैसे सरसों में नंबर 1, इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है राजस्थान। मूंगफली में नंबर 1, जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है गुजरात। सूर्यमुखी में नंबर 1, जस्ट इसके नीचे है कर्नाटक। सोयाबीन में नंबर 1 जस्ट इसके नीचे है
मध्य प्रदेश। तो इस तरह की सरसों की फसलें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कैटेगरी में नंबर 1 है। सरसों में राजस्थान, मूंगफली में गुजरात, सूर्यमुखी में कर्नाटक, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। तिलहन हो गया। इसी तरह से दाल पर आते हैं। अब जो दाल की फसलें होती हैं वो प्रोटीन में सबसे ज्यादा होती हैं। प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है उनमें। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है दाल। और जो दाल है उसको रबी में भी, खरीफ में भी और जायद में भी, तीनों फसलों में साथ में उगाया जाता है। ठीक है। इसमें एक खास बात और है कि ये मिट्टी में जो है मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त कर देती हैं। मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त कर देती हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन तत्वों की आपूर्ति करती हैं। नाइट्रोजन जिस मिट्टी में नहीं रहता वह दलहन वाली फसलें उगाने से उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर हो जाती है। ठीक। अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि भारत में, पूरे विश्व में दलहन की फसलों में भारत नंबर 1 स्थान पे है। ये ध्यान में रखिएगा। भारत दलहन फसलों में नंबर 1 पर पूरे विश्व में। अब आते हैं गन्ना पर। तो गन्ना का जन्म स्थान ही भारत है। गन्ना का जन्म स्थान ही भारत है और ये भी एक ग्रामीणी कुल का पौधा है। जो चावल था और जो गेहूं था वो भी ग्रामीणी कुल का ही पौधा था। तो चावल, गेहूं और गन्ना ये भी ग्रामीणी कुल का ही पौधा है। और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ब्राजील नंबर 1 स्थान पर है गन्ना उत्पादन में। और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। हालांकि क्षेत्र में भारत ही नंबर 1 है। खपत में और क्षेत्र में भारत ही नंबर 1 है। और पूरे विश्व का, भारत में पूरे विश्व का 40% गन्ना उत्पादन किया जाता है। 40%। तो ये सब चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान में रखिएगा। अब इसकी दशाएं देख लीजिए कितनी होनी चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। ठीक। तापमान कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए आपको सब जानना चाहिए। वर्षा अच्छी होनी चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। वहीं पर यह गन्ना उत्पादन होता है। तो ये दशाएं हो गई। अब देख लीजिए कौन सा प्रदेश सबसे ज्यादा अग्रणी है, उसके बाद कौन सा प्रदेश है, फिर उसके बाद कौन सा प्रदेश है। देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। और बस 4 ही याद करिए, ज्यादातर नहीं आता है, बस यही 4 आता है क्रम में लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। ये ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा होता है, 45%, लगभग 45%। ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, दाल हो गया और गन्ना हो गया। अब चाय, कहवा और जूट। चाय, कहवा और जूट की बात आती है, तो इसको हम मिटा लें। अब चाय, कहवा और जूट में हम बताएंगे आपको। आज हम फसलों का ये चक्र खत्म कर देंगे और कृषि ही खत्म कर देंगे। अच्छा, जो हमारे संस्थान थे, कृषि के जो भी संस्थान थे, वो हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था। उसको आप देख लीजिए और उसका आप नोट्स बना लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर। जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर के यूपी उर्दू जीएस सेंटर लिखेंगे तो 2 चैनल आपको आएगा और दोनों चैनल ही हमारे हैं, यूपी उर्दू जीएस सेंटर और यूपी उर्दू जीएस सेंटर 2। दोनों पे हमने भेज दिया था प्रमुख संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं भारत में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं और प्रमुख बोर्ड कहाँ कहाँ पर हैं। चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, सारी चीजें हमने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया था। अब आते हैं कहाँ, चाय पर बात करेंगे। चाय जो है ना वो हमारे भारत देश की नंबर 1 पेय पदार्थ है। सभी लोग चाय पीते होंगे। सुबह उठे नहीं, आंख मुलमुला रहे हैं, चाय चाहिए। तो हर आदमी की यही पहचान है, हर आदमी की यही आदत है कि सो के उठता है तो तुरंत चाय। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश की नंबर 1 चाय जो है पेय पदार्थ है। ठीक है। चाय
चाय पर बात करेंगे तो भारत की प्रमुख पेय पदार्थ है क्या? चाय। भारत की प्रमुख पेय पदार्थ है। इसके लिए वर्षा अच्छी होनी चाहिए। वर्षा अच्छी होनी चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और तापमान भी पूछता है कितना होना चाहिए? तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये दशाओं के बारे में बात हो गई, जो भी दशाएं होनी चाहिए। और क्या है? ठंडी हवा। ठंडी हवा व पाला नुकसानदायक है। किसके लिए? चाय के लिए। नुकसान, चाय के लिए ठंडी हवा और पाला बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये जल प्रिय पौधे होते हैं। इसके बाद भी इनके जड़ों में पानी नहीं लगता। ये ज्यादातर कहाँ उगाए जाते हैं? ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। देश में असम राज्य चाय उत्पादन में प्रमुख है। चाय उत्पादन में प्रमुख। इतनी सारी बातें हो गई चाय के बारे में। भारत में ज्यादातर जो है नदी घाटियों में, जैसे ढलान वाले क्षेत्रों में, तो वो घाटी हम बता दे रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सुरमा नदी घाटी। सुरमा नदी घाटी, इन क्षेत्रों में भारत में चाय उगाया जाता है। नंबर 1 स्थान पे असम राज्य है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भारत की प्रमुख पेय फसल है ये। ठीक है, पेय पदार्थ है। तो ये हो गया चाय के बारे में। इसके बाद चाय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि असम जो है प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। असम से 50% उत्पादन होता है पूरे भारत का। 50% उत्पादन, ठीक है, पूरे भारत का 50% उत्पादन असम में होता है। और दक्षिण भारत की बात अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, दक्षिण भारत में अगर पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रथम है। भारत में अगर पूछा जाएगा तो असम लगाइएगा, लेकिन दक्षिण भारत में पूछा जाएगा तो तमिलनाडु लगाइएगा, तमिलनाडु। ठीक है, इसी के साथ साथ केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये जो 3 प्रदेश हमने लिखे हैं, इन तीनों प्रदेश के पहाड़ी ढालों पर भी चाय उगाया जाता है। इसमें एक खास बात और है, भारत जो है काली चाय उत्पादक देश है। भारत में काली चाय उत्पादन किया जाता है। और यही आप ये भी देख लीजिए कि विश्व में 27% उत्पादन होता है भारत में चाय की बात हो रही है, तो चाय का 27% लगभग भारत में ही उत्पादन होता है। वैश्विक मंच पर, वैश्विक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी कितनी है पता है? 9%। वैश्विक मंच पर
वैश्विक मंच पर भारत की हिस्सेदारी 9% है, जबकि विश्व भर में भारत में 27% उत्पादन होता है। काली चाय बता रहे हैं, काली चाय उत्पादक देश है भारत। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के पर्वतीय ढालों पर भी चाय उगाया जाता है। तो आप चाय के बारे में बहुत कुछ जान गए। अब चलते हैं आगे। कहवा, कहवा थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानिए। कहवा, कहवा भारत में बहुत ही कम उत्पादित होता है। पूरे विश्व का केवल 4%, केवल 4% ही भारत में उत्पादन किसका? कहवा का। केवल 4% भारत में उत्पादन होता है। केवल 4% ही भारत में इसका उत्पादन होता है। चूंकि इसका स्वाद चाय से अच्छा होता है, इसलिए विदेशों में इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, इसके लिए दशाएं क्या हैं? दशाएं क्या होनी चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तापमान। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा, ठीक है। ये हो गई बात कहवा की। इसके बाद में कुछ इसकी प्रजाति है, वो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारत में 2 प्रजातियां उगाई जाती हैं कहवा की। पहली है अरेबिका कॉफी और दूसरी है रोबस्टा कॉफी। अरेबिका कॉफी और दूसरी है रोबस्टा कॉफी। रोबस्टा कॉफी भारत में यही दोनों किस्में उगाई जाती हैं, जिसमें अगर हम बात करें अरेबिका कॉफी की, तो ये 60% भूभाग पर उगाई जाती है। 60% भूभाग पर, और ये 40% भूभाग पर। अच्छा, 60% जो भूभाग है वो कौन कौन सा है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बाकी जो बचा वो 40% में आ जाता है। बाकी जो बचा वो 40% में आ जाता है। तो जैसा कि हमने बताया ना कि अरेबिका जो कॉफी है वो भारत के 60% भूभाग पर और रोबस्टा कॉफी भारत के 40% भूभाग पर। 60% में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आ गए। बाकी जो भूभाग बचा उनमें 40% भूभाग पर रोबस्टा कॉफी। कर्नाटक में 68% उगाई जाती है, जबकि केरल में 19%। ठीक, कर्नाटक में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। केरल में इसको 19 नहीं 21 कर लीजिए, 21%। 21%, ठीक है। तो बाकी जो बचा 8, 9, 10% वो तमिलनाडु में हो जाता है। इस तरह से कहवा के बारे में आप जान गए। अब कहवा के बाद आता है जूट। जूट, रबड़, तंबाकू और नारियल, यही 4 बचा। तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यकीन मानिए ये पूरी क्लास देख लेने पर मेरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे साइंस हो, चाहे उर्दू हो, इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ कल से पॉलिटी। पॉलिटी जब मैं शुरू करूँगा तो शुरू से पढ़िएगा, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम आगे है जूनियर। पॉलिटी के अलावा हम प्राचीन इतिहास शुरू करने वाले हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे साथियों, सब कुछ आपको इसी चैनल से मिलेगा। यहीं से उर्दू भी मिलेगा, यहीं से जीएस के सारे पार्ट भी मिलेंगे।
अब आपके सिर्फ 4 फसल बचे, जूट, रबड़, तंबाकू और नारियल। तो इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। जो जूट है आपका वो एक रेशेदार फसल है। जो जूट है आपका वो एक रेशेदार फसल है। इससे क्या बनते हैं? रेशेदार फसल है जूट। इससे बोरा, कालीन आदि बनाया जाता है। बोरा, कालीन आदि बनाया जाता है जूट से। यह एक रेशेदार फसल है। और साथ ही साथ तापमान सबसे उच्च मांगता है। ये तापमान सबसे उच्च मांगता है। तापमान कितना? तापमान बहुत ज्यादा मांगता है। ये लगभग जो है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और वर्षा भी अच्छी खासी इसके लिए होनी चाहिए। तापमान अधिक और वर्षा अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, तो ये तापमान की बात हो गई। अगर हम जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय, यहाँ इन चारों राज्यों में मिला करके 90% जूट पैदा किया जाता है। इन चारों राज्यों में सबसे नंबर 1 बंगाल है। क्रम से लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और मेघालय 90% जूट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य राज्य हो गए। अब हम आते हैं रबड़ पर। रबड़ को देख लीजिए। रबड़ के बारे में देखिए। जन्म स्थान इसका ब्राजील है। जन्म स्थान ब्राजील, जन्म स्थान इसका ब्राजील है। और अगर हम बात करें रबड़ के बारे में, जन्म स्थान ब्राजील है। ये जो रबड़ का पौधा है ये उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है। पेरियार, केरल में पेरियार नदी के किनारे इसका वृक्ष लगाया गया। केरल में पेरियार नदी के किनारे इसका वृक्ष लगाया गया। ठीक, 1902 में इसका वृक्ष लगाया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तापमान, ठीक है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि केरल में ही सबसे ज्यादा होता है रबड़। पेरियार नदी के किनारे इसका वृक्ष लगाया गया और वृक्षों के दूध से रबड़ बनता है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व के कुल उत्पादन का 1.7%, बहुत ही कम है लेकिन फिर भी विश्व के कुल उत्पादन का 1.7% भारत में उत्पादन किया जाता है। तो ये आप जान गए, सबसे ज्यादा केरल में होता है, ये जान गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन राज्य है? केरल के बाद फिर जो है केरल के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल के बाद तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। सबसे ज्यादा केरल में रबड़ का उत्पादन, फिर तमिलनाडु में दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। यहां तक कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां भी रबड़ उत्पादन होता है, चौथे नंबर पे रख लीजिए उसको। तो रबड़ के बारे में आप जान गए। अब हम देख लेते हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू जितनी भी फसलें होती हैं, तंबाकू और नारियल हम आपको बता दें तो सारी फसलों के बारे में हम बता देंगे। इस तरह से आपका जो भारत में कृषि है वो पार्ट
खत्म हो जाता है। जो आवश्यक जरूरी संस्थान थे हैं अभी, जो आवश्यक जरूरी संस्थान हैं और जो जरूरी बोर्ड हैं, वो सारे संस्थान और बोर्ड हमने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है। उसको समझाना नहीं है इसलिए भेज दिया, उसको आपको एक नज़र देखना है और नोट बना लेना है, इसलिए हमने भेज दिया है। उसके बाद आपका एक कृषि टॉपिक हो जाएगा, भारत में कृषि हो जाएगा खत्म। तो आगे हम बताएंगे आपको तंबाकू के बारे में। तंबाकू शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा। जो तंबाकू है ना वो शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक से दिख रहा है साथियों? जो तंबाकू है वो शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, तापमान 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। वर्षा, वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा। ठीक। उत्पादक राज्य क्रम से देखिएगा, उत्पादक राज्य क्रम से आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। ठीक, ये क्रम से हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे कर्नाटक। अब एक चीज और है कि भारत विश्व का चौथा देश है। ठीक है, भारत विश्व का चौथा उत्पादक देश है। किसका? तंबाकू का। ठीक है साथियों, भारत विश्व का चौथा देश है जो निर्यातक है, निर्यातक। भारत विश्व का चौथा निर्यातक देश है। उपभोक्ता की दृष्टि में देखा जाए तो चीन के बाद दूसरा ये है। चीन के बाद दूसरा क्या? उपभोक्ता दिख रहा है साथियों? एक बार मैं देखना चाहता हूं। थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा, हम इसको और ऊपर लिख दे रहे हैं। चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा अब दिखेगा। तो उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। भारत विश्व का चौथा निर्यातक देश है और उपभोक्ता की दृष्टि में देखा जाए तो चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का। तो ये तंबाकू के बारे में आप जान गए, रबड़ के बारे में जान गए, जूट के बारे में जान गए। अब बात आती है नारियल की। लास्ट में सिर्फ नारियल बचा है, तो नारियल के बारे में भी देख लीजिए। नारियल के बारे में देख लीजिए। भारत की सभी फसलों के बारे में हमने आपको बताया और मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। नारियल, नारियल के बारे में अगर देखा जाए तो यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। उष्णकटिबंधीय पौधा। नारियल क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है।
नारियल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर हम कहें इसके लिए तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक, नारियल की बात हो रही है। नारियल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए नारियल के लिए। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तापमान की बात हो गई। वहीं पर अगर हम ये बात करें कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर से अधिक 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। भारत का स्थान क्या है? इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे है और फिलीपींस दूसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है? इंडोनेशिया। दूसरे पे फिलीपींस। दूसरे पे फिलीपींस और तीसरे पे भारत का स्थान है। एक पॉइंट रह गया है कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पे भारत में नारियल सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो पहले स्थान पे है केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे कर्नाटक। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे कर्नाटक। दिख रहा है साथियों कि नहीं? हाँ, पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटक। इन तीनों प्रदेशों को मिला करके 83% लगभग भारत में उत्पादन किया जाता है। तो तापमान जान गए, वर्षा जान गए, विश्व में भारत की स्थिति जान गए और पहला दूसरा देश जान गए। भारत में राज्यों को जान गए, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है और कौन तीसरे नंबर पे है। तीनों राज्यों को मिला करके पूरे भारत में लगभग 83% नारियल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपने भारत की सभी प्रमुख फसलों को आपने देखा और सभी प्रमुख फसलों के बारे में जाना। ये हमारा भारत में कृषि का ये तीसरा क्लास था। तो इस तरह से 3 या 4 क्लासों में पूरी भारत की कृषि हमने खत्म की। और आप लोगों में से जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है पिछले क्लासों को भारत में कृषि के, वो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भारत का भूगोल नाम का फोल्डर है, उसको जब खोलेंगे तो उसमें 30 क्लासें लगभग भारतीय भूगोल की 30 या 31 क्लासें हमने पढ़ा रखी हैं। उसी में आपको भारत में कृषि का और पहले की क्लासें मिल जाएंगी। तो पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।